नमस्कार दोस्तों, मैं अपने राज स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट पेपर 2 है अच्छा 6 to 8 का लेके आया हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते जाइएगा। चलो ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखें। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना। बच्चों के विकास के सिद्धांत की साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहले तो यहाँ बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। प्रश्न देखना है। ए, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। डी, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचान में। हमको यहाँ पर इस प्रश्न को कई बार पढ़ना है। जितने बार पढ़ेंगे तब जाके कहीं इसका अर्थ समझ में आएगा। यहाँ है इसका ऑप्शन देखोगे, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षक द्वारा बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इस शैलियों से बच्चे के विकास को बढ़ावा देने वाले अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर सी होगा। पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर इसमें जो है सी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? नंबर ए, ये सही हो सकता है कि नहीं? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सी, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। डी, सभी सही हैं। यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, सभी सभी है लिखा है, इसमें सभी सही है। तो यहाँ फिर से प्रश्न पढ़ना है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन सही है कि नहीं सही है, ये चीज़ है। सही भी हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सभी सही है। लेकिन देखिए आजकल पुरुष और स्त्री लगभग हर जगह हर जॉब में है। ये कथन इसमें सही तो नहीं हो सकता है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन देखें, कहीं पे 2 कर दिए हैं, कहीं पे ABC कर दिया गया है। तो इसका आंसर है इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है
क्योंकि अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। अब कोई भी कार्य किसी लिंग के प्रति निश्चित नहीं है कि यह कार्य यही करेगा। अब तो एक कार्य था वो भी पुरुष भी करने लग गए हैं जो महिलाओं के लिए था। ये किसी लिंग विशेष के प्रति रूढ़वादी सोच को दर्शाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक। नंबर 3 देखते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? बहुत से बच्चे आते हैं विद्यालयों में, कुछ खिलौने दे दो तो वो लोग उसको तोड़ फोड़ के, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन चलता है, उसको पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासी स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नंबर सी है, उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर डी, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इस पे आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। नज़र रखेंगे, कब तक उस पर नज़र रखेंगे? कभी ना कभी तो वो तोड़ ही देगा, उसको तोड़ना है। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसके अंदर एक जिज्ञासा होगी, क्योंकि जिज्ञासा सृजनात्मक शक्ति का विकास, स्वाध्याय के लिए प्रेरित, नए शब्दों को जन्म व नई अवधारणाओं को ढूंढने में सहायता करते हैं। इसलिए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। मेरे हिसाब से भी अभी सही है। उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए, समझाएंगे तो मानेगा नहीं, तोड़ ही देगा। इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, ये तो उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। इसका ज़्यादातर आंसर सही है, इसका बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। इसका आंसर बी सही है इसमें। ऑप्शन इसका बी सही हो रहा है। नंबर 4 में आते हैं। आनुवांशिकता को सामाजिक रचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक रचना माना जाता है। गौड़, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। आनुवांशिकता को सामाजिक रचना माना जाता है। गौड़, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। इसका उत्तर क्या हो सकता है? गौड़ नहीं हो सकता। गत्यात्मक सामाजिक रचना माना जा सकता है, ये भी नहीं हो सकता। स्थिर, आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक रचना माना जाएगा। सामाजिक रचना एक व्यवस्थित रूप है जिसमें उसके सामाजिक संबंध संस्थापक मूल्यों से नियंत्रित होते हैं। वो अपनी भूमिका अदा करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन स्थिर, आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक रचना माना जाता है। डी हो नहीं सकता, प्राथमिक नहीं हो सकता। तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक रचना माना जाता है। इसका ऑप्शन सी।
अगला है सबसे अधिक और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ये कब हो सकता है? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। देखें, किशोरावस्था के दौरान ही होगा, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान सबसे जटिल गहन सामाजिकरण होता है, क्योंकि इस अवस्था में शिक्षार्थियों में अनेक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते रहते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। उनमें यौन परिपक्वता और चिंतन परिपक्वता योग्यता भी शामिल होने लगती है। इसलिए सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था ही होगी। पूरे बाल्यावस्था नहीं हो सकती। प्रौढ़ावस्था के दौरान आदमी समझदार हो जाता है। व्यक्ति के पूरे जीवन में गहन और जटिल सामाजिकरण उसी समय व्यक्ति के पूरे जीवन में, तो इसमें सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होगा किशोरावस्था के दौरान। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह गई उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सघन अभ्यास कार्य, तब भी कुछ न कुछ रह जाती हैं। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। सी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना। डी है समुचित उपचारात्मक कार्य। इसका सही आंसर डी होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाएंगी उसके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य ही होना चाहिए। तब ही उपचार जब तक नहीं होगा तब तक पेशेंट सही नहीं होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। बी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। और डी है प्रत्यक्ष शिक्षक एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। इसमें सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ठीक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न बच्चे के जो समझ में आए वो पूछे, वो उसके अंदर हिचक नहीं होनी चाहिए कि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, अगर एक अत्यंत अनुशासित कक्षा हो जाएगी तो बच्चा पूछेगा ही नहीं। और प्रत्यक्ष शिक्षक एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ये शायद ही हो कि प्रत्यक्ष शिक्षक रहे और प्रत्यक्ष प्रश्न कोई बच्चा पूछ ले। जल्दी नहीं पूछते, सबके अंदर कुछ न कुछ जिज्ञासाएं चलती रहती हैं, वो बाद में भी पूछ सकते हैं।
इसलिए इसका उत्तर होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन, बी नंबर। 8वां प्रश्न की ओर आते हैं। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। बी है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। सी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में। शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन प्रश्न उत्तरों में शिक्षार्थी कक्षा में समझ लेते हैं व कंठस्थ कर लेते हैं। उन्हें रट्टू तोता नहीं बनाना चाहिए। इसका आंसर होगा शिक्षार्थी जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए नहीं कहना चाहिए। उन्हें नहीं कह कि नहीं हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ उतना ही याद करो, ये नहीं करना चाहिए। उन्हें मुक्त, ओपन, जो उनके दिमाग में आए वो प्रश्न पूछ सकें, इस हिसाब के तब तक वो आपके साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते स्वच्छंद रूप से। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षार्थियों को, ये वही प्रश्न रिवीजन हो गया है। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसका वही आंसर है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने में। ये रिवीजन हो गया शायद। इसका आंसर सी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी और खेल, डी दत्त कार्य। निम्नलिखित में रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल। सत्र परीक्षा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। इसका आंसर बी होगा। सत्र परीक्षा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन हेतु मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल व दत्त कार्य उचित उपकरण है। इसके द्वारा आकलन के परिणामों का अगले अधिगम अनुभव को बदलने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। इसलिए रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण सत्र परीक्षा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सभी आए हुए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो श्रृंखला चल रही है। आप मेरे इस चैनल पर, राज स्टूडियो पर
8 बजे भी आ सकते हैं, मैं उसी टाइम लाइव आता हूँ। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। सीटेट जो फरवरी में होना है उसकी संभावना को लेकर ये प्रश्न की महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार की गई है। क्योंकि सीटेट कुछ न कुछ प्रश्न रिवीजन करते रहता है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आए हुए हैं और कभी न कभी ये आएंगे। ये 2011 में कुछ प्रश्न आए हुए हैं। 2011 से 24 तक जो अब तक हुए हैं प्रश्न, उनको मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा, सभी प्रश्न। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना एक कोई मैडम है, वो अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। अच्छा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर वह अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है, क्योंकि अगर हम किसी को ले जाते हैं तो सीखने के लिए ही ले जाएंगे। यह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है जो विद्यार्थियों को उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम बनाता है। वह उनसे पूछती है कि वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा। ये चीज़ ये होता है, एक टेस्टिंग हुआ करती है माइंड की, कि कितना आपने उस चीज़ को, उस परिवेश को अपने दिमाग में अवधारणा उसकी बना के रखी है। एक माइंड मैपिंग टेस्ट हुआ करता है। ये टेस्ट अब इसका भी लगभग ये उसी का हिस्सा है कि एक बार